जोहार। नई दिशाएं में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। ये वाकया जो मैं आपसे कहने वाली हूँ, मुझे लगता है कि मैं शायद क्लास 7 में रही होंगी, जब एक दिन हमारे क्लास में हमारी इंग्लिश की टीचर आई और उन्होंने हमसे कहा कि जो लड़के हैं हमारे क्लास में, उन्हें पीटी का ये टाइम है और वो गेम्स खेलने के लिए क्लासरूम से बाहर जा सकते हैं। और जो लड़कियाँ थीं, उस दिन सारी गर्ल्स को उन्होंने बिठा के मेंस्ट्रुएशन की जानकारी दी। उस दिन खैर हमें माहवारी के बारे में तो पता चला, लेकिन एक जो और चीज़ हमें समझ में आई वो ये थी कि ये एक ऐसी टॉपिक है जिसके बारे में हम लड़कों से बात नहीं कर सकते हैं, या फिर खुलकर इसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं। अगर समस्या होगी भी तो अपने तक रहने की ज़रूरत है, या फिर हम ओपन आकर इस पर बात नहीं कर सकते हैं। इस बारे में मैं इसलिए भी कह रही हूँ ताकि ये समझ बिठाई जा सके कि जो कहानी हम कहते हैं और जिस तरीके से उस कहानी को कहते हैं, उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आने वाले जनरेशन्स के लिए। नई दिशाएं में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं, ऐसे संस्थानों से मिलवाते हैं जो समाज में बदलाव के लिए इस तरीके से काम कर रहे हैं कि हम एक सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ सकें। हमारे देश भारत में वर्ष 1952 में फैमिली प्लानिंग को लेकर प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, और विश्व भर में भारत पहला एक देश था जहां पे ये प्रोग्राम लाई गई थी। अब इतने वर्षों बाद अगर हम वर्तमान की स्थिति देखें तो पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर या फिर उसकी स्टेबलाइजेशन के साथ साथ फ़िलहाल इस प्रोग्राम के अंदर रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ राइट्स को लेकर काफ़ी काम हो रहे हैं। लोगों के बीच में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा फैलाई जा सके और उस पर काफ़ी काम हो रही है। आज इनफैक्ट हम इस कार्यक्रम में भी इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि हमारे राज्य झारखंड में इसके अंतर्गत क्या कुछ काम हो रहा है, फैमिली प्लानिंग के अंदर क्या काम हो रही है, सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स के अंदर क्या कुछ काम हो रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अमित कुमार घोष, जो कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन थीमेटिक लीड हैं CINI के, और उनके साथ ही हमारे साथ है डॉक्टर स्मिता गुप्ता, जो कि एक स्वतंत्र सलाहकार हैं। झारखंड में लगभग 30-35 साल से वो इसमें काम कर रही हैं, सेंसिटाइजेशन को लेकर काम कर रही हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स, विमेन और चिल्ड्रन के साथ उन्होंने सोशल इश्यूज़ पर काम किया है। आप दोनों का ही हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं शुरुआत में कह भी रही थी कि किस तरीके से आप कोई इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण इम्पैक्ट हो जाता है, क्योंकि जब आपको पहली बार वो इन्फॉर्मेशन मिलती है और जिस तरीके से मिलती है आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और फिर आगे का जो आपका जो वक्त है वो उस हिसाब से आप फिगर आउट करते हैं। अगर हम झारखंड की बात करें तो सबसे पहले तो अमित जी मैं आपसे शुरू करती हूँ कि अगर हम डेटा और फिगर्स पर अगर हम थोड़ा नज़र डालें झारखंड में सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स को लेकर, तो यहाँ पर क्या वर्तमान में स्थिति है हमारे राज्य में? धन्यवाद। एक बार फिर से मैं अपना संक्षिप्त परिचय देता हूँ। मेरा नाम अमित घोष है और मैं एक राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही संस्था सिनी चाइल्ड इंडियन इंस्टीट्यूट में कार्यरत हूँ, और वो मुख्य रूप से उन ज़रूरतमंद महिलाओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य, पोषण, उनके शिक्षा, उनकी सुरक्षा को लेकर पिछले 5 दशकों से काम कर रही है, और आने वाले साल में ये पूरे 50 वर्ष पूरा करने वाली है। अभी आपने आंकड़ों के बारे में पूछा। हाँ, झारखंड में अभी मुख्य रूप से युवाओं के साथ, किशोरों के साथ इस विषय पर चर्चा और ज़्यादा होना क्यों चाहिए, इस विषय पर हमें बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा इसलिए करना चाहिए क्योंकि भारत वह देश है जो सारे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा आबादी की देश है। इसमें हर तीसरा व्यक्ति 15 से 29 वर्ष के अंदर आता है। तो इसलिए इनके स्वास्थ्य और कल्याण पर केंद्रित होना, कोई भी विषय जो हो, वो बहुत ज़रूरी है। तभी वो पूर्ण क्षमता पा पाएंगे और एक उत्पादक जीवन जी पाएंगे। अभी आंकड़ों पर आते हैं। एक सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य समीक्षा की जाती है हर कुछ वर्ष के अंतराल में, उससे ये देखा गया है कि भारत में 30 लाख लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से पहले हो जाता है। अब ये 30 लाख लड़कियों का जिनका 18 वर्ष से पहले विवाह हो जा रहा है, इनमें से सिर्फ 7.4% लड़कियां ही ऐसे हैं जो किसी तरह के गर्भनिरोधक का इस्तेमाल करते हैं। ये सीधे तरह से गर्भवती हो रहे हैं, और जो भारत की जो कार्य क्षमता है वो कम हो रही है। एक भारत के अर्थनैतिक आंकड़ों पर भी अगर देखें कि अगर इन्हीं लड़कियों का गर्भधारण 20 वर्ष तक रोका जा सके या 20 वर्ष के बाद विलंब किया जा सके, तो भारत की अर्थनीति में कम से कम लाखों करोड़ों का और इजाफा हो सकता है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसा अभी भी क्यों हो रहा है इतने सब कुछ चर्चाओं के बाद।
और एक विषय जो हम जब भी हम युवाओं या किशोरों से बात करते हैं तो चर्चा मुख्यतः अगर हम देखें कि वो उनके उच्च शिक्षा, उनके रोजगार या ज़्यादा से ज़्यादा एक और विषय बहुत ही चौंकाने वाला है, मादक द्रव्यों के सेवन, इन विषयों तक सीमित रह जाता है। लेकिन आज के दिन में परिवार नियोजन और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, इस विषय में चर्चा अभी भी बहुत कुछ, एक शुरुआत दौर है, ये पिछला दशक है जो एक शुरुआती दौर है। मैं कुछ और एक आंकड़ों के बाद मैं स्मिता जी पर वापस आना चाहूँगा। कुछ आंकड़े ये है कि हम जब कहते हैं कि जब आपने बहुत अच्छा एक उदाहरण शुरू किया कि भारत वो पहला देश है जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वहाँ शुरू हुआ था, उस वक्त जो टोटल फर्टिलिटी रेट था उस वक्त लगभग 6 या 7 के बीच में था। आज के दिन में वो 2.9 उतर गया है, जो 15 से 45 वर्ष की महिलाएं हैं जो प्रजनन क्षमता रखती हैं। ये कम तो हुआ है, लेकिन जो दूसरा विषय इसमें सोचने वाली बात है कि कितने जानकार हैं वो, क्या वो जानकारी से क्या अपने उनके जो शारीरिक स्वायत्ता है उसके बारे में वो जानते हैं, क्या प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में वो जानकार हैं। इन विषयों को लेकर अभी उतना चर्चा नहीं होता। हमें चाहिए सब मिलकर इस विषय पर चर्चा करना। बिल्कुल, जैसा कि स्मिता जी, अमित जी ने भी कई आंकड़ों पर हमारा ध्यान आकर्षित किया और वाकई मुझे लगता है कि जब ये आंकड़े सामने आते हैं तब हमें आश्चर्य होता है कि अच्छा, इतनी ख़राब स्थिति अभी भी बनी हुई है, इसके बिना हम वो आंकलन नहीं कर सकते हैं कि क्या कुछ है। आप इतने वर्षों से ग्रास रूट लेवल पर काम कर रही हैं, आपने देखा, अगर हम झारखंड के पर्सपेक्टिव में बात करें और अगर हम यहाँ पे बात करें सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, यहाँ पर हमारे पास मुख्यतः रूप से क्या क्या चुनौतियाँ हैं? देखिए, जब हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और उन समुदायों के बीच की बात करते हैं तो वहाँ पर हमको 4 सेक्टर में हमको देखना पड़ता है, 4 कंपार्टमेंट में हम देखते हैं इसको। एक तो है कि वो कितने जागरूक हैं, उनको जानकारी का स्तर कितना है, कितना अच्छा है, कितना वो इनकम्प्लीट है। दूसरा हम ये देखते हैं कि अगर उनकी जानकारी है तो उनकी पहुँच कहाँ तक है। बिल्कुल। और अगर पहुँच है तो वो साधन अवेलेबल है कि नहीं है, और अगर वो साधन अवेलेबल नहीं है और उनकी ज़रूरत है तो वो मार्केट में जाएंगे, तो मार्केट में जो साधन अवेलेबल है वो अफोर्डेबल है कि नहीं है। हाँ, और इन सब चीज़ को मिलाकर हम देखेंगे कि उनका सेटिस्फैक्शन कितना एकदम। तो ये 4 कंपार्टमेंट में मुझे देखना चाहिए, और ये चारों कंपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम किसी को एक अलग करके नहीं देख सकते हैं। अब रही समुदाय की बात, तो समुदाय में ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जागरूकता का स्तर तो बढ़ा है, पहले की तुलना में बढ़ा है। माँ और बेटी के बीच में भी संवाद की जो दूरी होती है वो उसमें कभी कमी आई है, ये भी तय है। लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो है कि इन लड़कियों को या इन माँओं को जो जानकारी है भी वो अधूरी जानकारी है, जो सबसे बड़ा खतरे का चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि अगर अधूरी जानकारी भी है तो उसके साथ बहुत सारे जो है मिथक भी जुड़े हुए हैं। अब आप बताइए कि जिन समुदाय के बीच में हम इन जागरूकता को ले जाने की ज़रूरत है, जानकारी को ले जाने की ज़रूरत है, उनका जो पढ़ाई का स्तर है या जो एक समझ है वो और की तुलना में स्वाभाविक है थोड़ा सा कम है। तो उनके बीच में अगर वो मिथक चीज़ जा रही हैं तो उन पे उनका ज़्यादा विश्वास है, मनस्पत की जो सच्चाई है। तो पहले तो हमको सच्चाई और मिथक दोनों के बीच में क्या अंतर है और किस पे हमको विश्वास करना, क्या सही है और क्या गलत है, वो उनको हमें बताने की ज़रूरत है, जो शायद नहीं होता है। होता भी है तो बहुत कम, एक सुपरफिशियल। क्योंकि देखिए, अगर हमको कोई बोलता है कि ये चीज़ करना चाहिए, इससे फ़ायदा, आप जो कर रहे हो गलत है, लेकिन उसके पीछे क्या कारण है वो जब तक हमारी समझ में नहीं आएगा तो हम कैसे उस पर विश्वास करें कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही। तो ये बहुत बड़ा जो गैप हमें दिखता है। उसके बाद फिर आता है कि हमारी पहुंच कितनी है, कितने अवेलेबिलिटी है, कितना हमारे पास अफोर्ड हम कर सकते हैं, वो तो बहुत बात की चीज़ है। तो पहला तो हमारा यहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है कि हम अवेयरनेस लेवल की बात करते हैं। बिल्कुल, और बहुत सही कहा आपने कि एक तो आधी जानकारी जो है वो खुद में काफ़ी खतरनाक होती है, और दूसरा जो आपने कहा कि खासकर इन जब हम विषयों की बात करते हैं कि मिथ्स, बहुत ज़्यादा मिथकों की बात होती है। आप गांव में छोड़ दीजिए, यहाँ शहर में कितने, अगर हम मान लीजिए हम माहवारी की ही बात कर लें, कितने सारे ऐसे उसे लेकर टैबूज चल रहे हैं, कितने उसको लेकर कितने मिथक हैं। और मुझे याद है एक ऐसी उम्र थी जब आधी चीज़ें हम भी विश्वास कर लेते थे क्योंकि समझ नहीं थी उतनी। धीरे धीरे आप बड़े हुए, आप तक जानकारी पहुँची, लेकिन आप
चलिए यहाँ तो ये भी कह सकते हैं कि आप जानकारी तक पहुँचे, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन तक जानकारी नहीं पहुँच पाई है और वहाँ पे ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। आप अगर रांची शहर की बात करें तो यहाँ पे आप देखिएगा बहुत सारे आपके झुग्गी झोपड़ी के क्षेत्र हैं, वहाँ पर आप चले जाइए, वहाँ पे उनको जानकारी का ज भी नहीं है। तो आप अब ये समझ लीजिए कि अगर हम उसको पूरा एक ग्रेडिंग करते हैं, अगर हम रांची जिला को ही ग्रेडिंग करें तो कई ग्रेड आपको मिल जाएंगे। एक तो है कि जिनको बिल्कुल ही जानकारी नहीं है, दूसरा है जिसको अधूरी जानकारी है, तीसरा है जो मिथक और सच्चाई दोनों के बीच में वो जूझ रहे हैं, और एक नई जानकारी मिल रही है। तो ये जो 4 लेवल की जानकारी है, और एक जो आखिरी है जिसको जानकारी है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस में नहीं ला रहे हैं, उनका अपना एक इशू है। तो अब देखिए कि इस तरीके जो अलग अलग हमारे पास ग्रेडिंग के रूप में निकल के आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है इनके साथ हमारी रणनीति भी अलग होगी। हम सब जगह एक जैसा रणनीति लेकर नहीं चल सकते हैं, और हमारी अपेक्षा है कि वो जितने भी परिवार हैं, ठीक है, उनके बीच में पूरा फैमिली प्लानिंग को लेके एक समझ बने, तभी उसकी उपयोगिता होगी। ठीक है, हम अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो वहाँ पे एडोलेसेंट से हमारा वो जर्नी शुरू हो जाता है, तो उसमें एक समझ की बात करें तो हम उस निचले स्तर पे हमें जाने की जरूरत है, बिल्कुल जहाँ पे प्रिवेंटिव हम कर सकते हैं। हाँ, एकदम सही कहा आपने कि अगर आपको रिजल्ट्स देखना है तो हमेशा ग्रास रूट लेवल से ही आपको शुरू करनी पड़ेगी। यहाँ पे तो खैर अमित जी चैलेंजेस की बात हुई कि क्या कुछ चुनौती आ रही है अभी भी हमारे राज्य में या देश भर में, क्या चुनौतियाँ मौजूद है। जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा कि 1952 में हमारे भारत में पहली बार फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम्स आए थे। अभी इसके अंतर्गत हमारे देश में क्या कुछ, और राज्य में भी क्या कुछ मुख्य प्रोग्राम चल रहे हैं, अगर हम फैमिली प्लानिंग की बात करें और सेक्शुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स की बात करें? बिल्कुल, मैं यहाँ 2 चीज़ें कहूँगा। एक जो ये सिविल सोसाइटी मिलकर काम कर रही है, और दूसरा सरकार की तरफ से क्या प्रयास है। 2010 से पहले अगर हम देखें, किशोर किशोरियों के मुद्दों को लेकर कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं था। एक किशोर शक्ति योजना था, लेकिन उसके उपरांत जो मुख्य जो प्रोग्राम्स जितने भी आए सरकार की तरफ से, 2011 में सैग जो अभी राम रूपांतर करके सैग हुआ है, उसके बाद 2014 में हम भारत सरकार की तरफ से RKS के राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू हुआ, और अभी SSWP स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम। इन सभी कार्यक्रमों में मुख्य उद्देश्य यही है कि एक किशोर जो युवा की तरफ कुछ सालों में वो जाएगा 18-19 साल के बाद, वो जानकार होकर जाए, वो अशिक्षित ना रहे, जानकारियों का अभाव ना रहे, जिससे कि वो जिस विषय के बारे में उस बात कर रहा है उसमें एक एजेंसी बिल्डिंग हो, अपने आप में पूर्णता प्राप्त हो। मैं दूसरा एक इस विषय में दोबारा मैं आना चाहूँगा थोड़ी देर। सिनी जपाइगो की मदद से, वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, फैमिली प्लानिंग पर काम कर रही है, उनकी मदद से यहाँ पर झारखंड में पिछले 1.5 साल पहले से मुख्य रूप से परिवार नियोजन और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य के रूप में उसके ऊपर काम करना शुरू किया। जैसे अभी स्मिता जी ने कहा कि रणनीतियाँ अलग होनी चाहिए, इसी विषय को ध्यान में रखते हुए एक इस तरह का रणनीति कि अलग अलग संस्थाएं अपने अपने जगह में अलग अलग ढंग से काम कर रही है, जो अपने आप में बहुत अच्छा है। तो क्यों ना इनमें से जो अच्छे प्रैक्टिसेस हैं, जिन उपायों के माध्यम से हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है, इन सभी को एक जगह संजोकर कोई कार्यक्रम चलाया जाए। तो 2021 के अंत में हम लोगों ने टैक नामक एक कार्यक्रम शुरू हुआ, द एडवोकेसी एंड अकाउंटेबिलिटी कोलैबोरेटिव। इसका सीधा प्रयास ये था कि पूरे झारखंड में वे सभी समाजसेवी संस्थाएं वो एक साथ आए जो परिवार नियोजन एवं इस विषय पर काम कर रहे हैं, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य के ऊपर, वो सब एक साथ हैं। ये सारी संस्थाएं हम लोगों के 2-3 महीने के प्रयास के बाद लगभग 40-43 संस्थाएं एक साथ जुड़े, स्वेच्छा से जुड़े। ये सभी संस्थाएं झारखंड के 24 जिलों में मौजूद हैं। वो अपने अपने ढंग से किशोर, युवाओं, महिलाओं तक पहुंच रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। मुख्य रूप से टैग हम ये कर रहे हैं कि इनकी जो भी क्षमताएं हैं उनको और बढ़ाया जाए। स्मिता जी की संस्था जिस संस्था से जुड़ी हुई हैं वो भी इस टैग के एक हिस्सा हैं। ये सारी संस्थाएं एक साथ आए, हम लोगों ने उनको क्रमशः क्षमतावर्धन किया, उनको सरकार के साथ जो अलग अलग स्कीम्स चल रहे हैं उनके साथ जोड़ने का कोशिश किया, और यही कोशिश किया कि
वे जो कुछ कर रहे हैं वो और अच्छी तरीके से करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जिससे जो हेल्थ आउटकम्स की हम बात कर रहे हैं उसमें सुधार हो। राज्य सरकार की तरफ से मैंने जो 2 स्कीम्स की बात कही उसमें मुख्य रूप से ये RKS के 8 जिला में चलता है और SSWP जो आकांक्षी जिला है वहाँ पर है, और बाद के 5 जिला में भी ये अभी शुरू हो चुका है। ये सभी विद्यालयों में मुख्य रूप से इस वक्त उनको जो चाहिए, जो यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में प्रतिदिन उनसे बात हो, सरकार की जो सेवाएं उपलब्ध हैं उनके साथ जोड़ने का काम ये निरंतर कर रही है। एक तरफ डिमांड अगर उस ढंग से रहेगा तो उस तरीके से जो सप्लाई भी सरकार की तरफ से होगी। और मैं राज्य सरकार के प्रति, सिर्फ मैं ही नहीं, मैं अकेला मैं की बात नहीं कर रहा, सभी संस्थाएं जो ये काम कर रही हैं राज्य सरकार के प्रति आभारी हैं कि इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं जिसमें एक तरफ हम अपनी बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार वो सुविधाएं उनको प्रोवाइड कर रही है, और इस तरीके से ये दोनों एक साथ जुड़ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लड़के लड़कियां अपनी बातों को खुलकर कह रहे हैं। परिवार नियोजन आज के दिन में सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसके स्थिरीकरण तक सीमित नहीं है। वो आज के तारीख में जो मातृ शिशु और बाल मृत्यु दर, उनमें रुग्णता में कमी लाने में सहायक होगी, वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे, वो भारत की अर्थनीति में जुड़ पाएंगे, और सबसे बड़ी बात है कि माई बॉडी माई राइट्स, मेरा शरीर, इसमें जो स्वायत्तता होनी चाहिए इसको पहचान पाएंगे। मेरी कब शादी होगी, मेरे कितने बच्चे होंगे, कितने दिनों के अंतराल में होंगे, इसका निर्णय लेने में मैं सक्षम हूँ। तो इस तरीके से उस पूरे कार्यक्रम को सजाया गया है। ऐसे नहीं कि कोई एक संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है लेकिन एक सीमित जगह में कर रही है। आज हमें अपनी सीमाओं को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये एक रणनीति है आने वाले दिनों में। या स्मिता जी कुछ और बता सकती हैं कि हमारे इस प्रयास में हम कितने सफल हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, हमें किस दिशा में जाना चाहिए और चाहिए होगा? एक जो चीज़ मैं साथ में पूछना भी चाहूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप ग्रास रूट लेवल में हैं तो आप बेटर तरीके से बता सकते हैं कि गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं या फिर टैक में जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और इसमें एक जो और सवाल होता है कि जैसा अमित जी ने भी एक चीज़ हमें बताई कि ये सिर्फ फैमिली प्लानिंग तक लिमिटेड नहीं है, ये जो हम बात करते हैं, या फिर हमें सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करना है, यहाँ पर हम महिलाओं की ओवरऑल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दे रहे हैं कि उन तक एजुकेशन पहुँच पाए। अगर उनकी शादी हो रही है तो वो प्रॉपर एज पे उनकी शादी हो रही है, उसके बाद उनको उसके आगे भी चॉइसेस मिल रही है कि अच्छा ठीक है, बॉडी मेरी है तो मैं डिसाइड करूँगी कि किस एज में मुझे प्रेग्नेंट होना है, अभी अगर मेरे लिए टाइम सही नहीं है तो मुझे नहीं होना। अगर अभी आप देखें, क्योंकि आप ट्रैवल कर रही हैं, आपने खासकर सुदूर इलाकों में झारखंड के देखा है कि क्या कुछ कंडीशन है, यहाँ पर क्या कुछ चुनौती आएगी अगर आप इस तरीके के प्रोग्राम्स को लेके जाएंगे इम्प्लीमेंट करने के लिए? और जिस तरीके से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है या फिर जिस तरीके से प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हैं, क्या वो फुलफिल कर पा रहे हैं? क्या वो असर हमें दिख रहा है ग्रास रूट पर? देखिए, पहले तो मैं अमित जी ने जो कहा कि टैक हब अभी कितनी दूर तक काम कर रहा है और क्या उसमें जुड़ना चाहिए या कैसे और आगे अच्छे ढंग से करना चाहिए, मुझे लगता है कि टैक हब अभी बहुत पुराना भी नहीं है। अभी ये 1.5 साल हुए हैं और उस 1.5 साल के दरमियान में ये देखा जा रहा है कि जो ग्रास रूट में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई हैं और जिस तरीके से इस मुद्दे को लेके काम कर रही हैं, वो उसका एक सकारात्मक जो है परिणाम देखने को मिल रहा है। पहला चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ है कि जो गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं और जो स्कीम्स हैं, उसके साथ में जो एक रेफरल सर्विसेज का रेफरल के रूप में काम करना, वो तो एनजीओज बहुत अच्छे से बखूबी निभा रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेट हमारा गोल क्या है कि जो सर्विसेज अवेलेबल हैं जो और स्कीम्स जो है जिनके लिए बनाई गई, उन तक उनकी पहुँच हो। पहुँच तभी होगी जब उनको जानकारी मिलेगी एंड उसके बीच पे कोई ब्रिजिंग का काम करेगा। बिल्कुल। तीसरी चीज़ जो आपने कहा कि जो अगर हम सुदूरवर्ती इलाकों में जाते हैं और इन सब चीज़ों को लेके बात करते हैं, देखिए जब हम फैमिली प्लानिंग और जो यौन एवं जो प्रजनन स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो हम दोनों को अलग अलग तरीके से भी नहीं देख सकते हैं। दोनों का कहीं ना कहीं जो है एक रिश्ता भी है। जब हम SRH की बात करते हैं, क्योंकि वो SRH जो है वो हमारा 15 वर्ष की आयु से ही हमारा लगभग शुरू हो जाता है। जब हम उस रिप्रोडक्टिव एज की बात करते हैं 15 से 39 तक का, तो उसमें अब मान लीजिए कि हम जब SRH की बात कर रहे हैं या हम फैमिली प्लानिंग की बात कर रहे हैं,
तो उसका जो हमारा विजन होता है वो ये होता है कि एक तो इसको अगर हम बच्चों को बता दें या उस एज ग्रुप को हम अच्छी जानकारी, पूरी जानकारी दे दें, तो हमारी 2-3 चीज़ में तो बहुत सकारात्मक परिणाम दिखेगा। एक तो है कि जो चाइल्ड मैरिज है, जो बाल विवाह में जो है कहीं ना कहीं कमी ज़रूर आएगी, पहला चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि जो अर्ली प्रेगनेंसीज होती है या टीनेज प्रेगनेंसी जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी कमी आएगी, ठीक है। और तीसरी चीज़ है कि जो हम बोलते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शंस होते हैं उसको हम रोक पाएंगे। और इन सब चीज़ को तभी हम अचीव कर पाएंगे जब इन सब चीज़ को हम एजुकेशन से जोड़ेंगे। बिल्कुल। क्योंकि हम उनको इतना एजुकेट कर दे कि वो ये समझे कि हमारी बास्केट ऑफ चॉइस क्या है एंड हमारा अपना डिसीजन क्या है। जो आप बता रहे हैं ना कि मेरी शरीर मेरा अधिकार, तो वो तभी होगा जब वो इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे कि ये क्यों बोला जा रहा है। और अगर हम इसको समझते हैं और इसको अपने जीवन में प्रैक्टिस में लाते हैं तो इससे हमारा कितना दूरगामी हमें जो फ़ायदा मिलेगा, जो मेरे हित में होगा। और मेरे हित की बात है, मतलब परिवार की भी हित की बात होगी। तो ये पूरे परिप्रेक्ष्य को देखने की जरूरत है। अब हम रही जब सुदूरवर्ती समुदाय में जाते हैं तो देखिए ये हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक समुदाय जो है बहुत ओपन है, एक समुदाय जो है वो बहुत उसको बोलते हैं ना कि जो रूढ़िवादी सब मतलब घिरे हुए हैं। अलग अलग तरीके के यहाँ पे है, भारत की तो पूरी पृष्ठभूमि ही वैसी है। तो वहाँ पे हमें ये देखने को मिला है कि कुछ समुदाय तो बहुत ओपन माइंडनेस है, जहाँ पे वो जेंडर इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो पूरा दिखता है। साझा में निर्णय लेना, मतलब दोनों मिलके निर्णय लेना, ये दिखता है, ठीक है। उसमें इसलिए दिखता है क्योंकि दोनों पति पत्नी और माँ बेटी उसकी या फिर भाई बहन बाप बेटा, तो उनके बीच में एक वो है कि नहीं ये चीज़ हमारे लिए है, इसमें हमारा फायदा है। अगर हम इसको नहीं मानेंगे तो नुकसान भी मेरा है। बिल्कुल। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो उनके दिमाग में बड़ा वो चीज़ दिखता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कुछ ऐसे समुदाय भी जहाँ पे रूढ़िवादिता बहुत जबरदस्त है, वहाँ पे आपका पूरा जो लगता है कि एक समूह जो है बिल्कुल इसको दरकिनार करता है, एक समूह जो है वो बहुत प्रोएक्टिव है, लेकिन उसकी पूरी जो बोलते हैं ना कि एनवायरनमेंट ऐसा है कि वो आगे बढ़ने को रोकते हैं। तो वैसी जगह पे हमें काम करना बिल्कुल पुरुषों की भागीदारी इसमें बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आंकड़े जो अगर एनएफएचएस की आंकड़े में कहे कि ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स की यूसेज में और जो परमानेंट मेथड्स की यूसेज में सिर्फ 0.3% ही डाटा दिखा रहा है कि जो पुरुषों ने अपनाया है और महिलाओं की ही संख्या ज़्यादा है। तो इस पूरे विषय में पुरुषों का आना बहुत ज़रूरी है। आपने जो शुरू में एक एग्जांपल जो माहवारी के विषय में लड़कों को अलग कर दिया जाता था, समय आया है कि लड़कों को भी माहवारी के बारे में समान रूप से जानना बहुत ज़रूरी है। ये कोई एज अप्रोप्रिएट नहीं है, आपको स्टार्टिंग से ही बिल्कुल इस विषय में उनका जानना बहुत ज़रूरी है। और भी ऐसे एनएफएचएस के आंकड़े ऐसे कई हैं जो ये दर्शाते हैं कि झारखंड ऐसे राज्य में हमें सबको मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं समय की कमी के कारण एक चीज़ ज़रूर करना चाहूँगा कि जैसे एक तरफ सारे सिविल सोसाइटी मिलकर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट काम कर रही है, इसी तरह इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पिलर है हमारी मीडिया प्रचार प्रसार माध्यम। यहाँ हमको बुलाकर इस विषय में बात करके एक पहल जो आपने किया इसके लिए बहुत धन्यवाद आप सभी को। लेकिन इसी चीज़ को और आगे और भी जो प्रचार प्रसार माध्यम है वो इन चीज़ों को किस तरीके से इस विषय में लिखे, इस विषय में और चर्चा हो। शायद ये आज एक पहला दिन है जिसमें हम लोग आकर इस विषय में कुछ बातें हम लोगों ने रखी, और भी कुछ बातें हैं जो दूसरी जगह से आ सकती हैं। तो इसको आगे लेकर जाना है, यहाँ पर ये ख़त्म ना हो, इस तरीके से आगे चले। बिल्कुल। एक तो सबसे पहले जो एक बात स्मिता जी ने शुरुआत में कहा कि एजुकेशन यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और यहाँ पर जितनी जानकारी आप उनको दे रहे हैं और सही जानकारी आप उनको दे रहे हैं, वही आखिर में आपको इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करेगा। और दूसरा चीज़ जैसा आपने भी कहा कि हमें पुरुषों को ये एक ऐसा टॉपिक है कि उन्हें शुरू से हमें जोड़ने की ज़रूरत है। स्मिता जी, एक जो मैं आखिरी आपसे चाहूँगी विदा हमें से पहले की विदा ले हम चाहेंगे कि आप इस बारे में थोड़ा बात करें कि आने वाले वक्त में अगर हम देख के चल रहे हैं, क्योंकि आप हर बार एक गोल लेके नहीं चल सकते ना कि हाँ ठीक है 50 साल में एक चेंजेस हो जाएगा, क्योंकि इसके इम्प्लीकेशन हमें अभी देखने को मिल रहे हैं, है ना। मोर्टालिटी रेट भी अगर हम देख रहे हैं, या फिर फीमेल इन्फेस्टिसाइड, या फिर इन जनरल भी, क्योंकि बच्चों की जो
आप उम्र से पहले उनकी शादी कर दे रहे हैं, उम्र से पहले वो माँ बन जा रही हैं, तो वो हेल्थ इम्प्लिकेशन उस हिसाब से काफ़ी बुरा देखने को पड़ा है। तो उसके लिए अगर आप शॉर्ट में हमें कुछ बता सके कि हम आने वाले वक्त में इसको बेटर हम इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या एक दो चीज़ें जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए मुझे लग रहा है कि पहले सिर्फ जो है विमेन कलेक्टिव्स बनते थे, ठीक है, महिलाओं का समूह बनता था। आज के दिन में मैं जितनी अभी गांव में जा रही हूँ, वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि पुरुषों का भी समूह बन रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा, ठीक है, उनका पर्पस अलग हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों को मिलाने की ज़रूरत है, पहला चीज़। दूसरी चीज़ कि सिमिलर इसमें आप देखिएगा कि एडोलेसेंट गर्ल्स का ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन लड़के भी अपना ग्रुप बना रहे हैं। तो दोनों, इन चारों जो ग्रुप अलग अलग आइसोलेशन में काम कर रहे हैं, मे बी इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि लड़कियों को बहुत सारी जानकारी अपने माँ से या पीयर ग्रुप से मिल जा रही है, बट लड़के ब्लैंक हैं, उनके पास ही इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है और वो भी उसको सीरियसली नहीं लेते, वो उसको एक मजाक के रूप में लेते हैं। इसीलिए भी इनसेंसिटिव है, इनसेंसिटिव इसीलिए। तो मुझे ये लग रहा है कि दोनों को, मतलब यहाँ पे मेन फोक, विमेन फोक जो ग्रुप बने हुए, उनको जॉइंटली बिठाना चाहिए, इन मुद्दों पे बात करनी चाहिए, विशेषकर जो फैमिली प्लानिंग, क्योंकि वो इनेबल कपल के रूप में आ गए हैं। दूसरी जो एडोलेसेंट गर्ल्स एंड बॉयज़ के जो फोरम बने हुए हैं, जो ग्रुप्स बने हुए, उनको भी जॉइंटली बिठाना चाहिए। बिल्कुल, काफ़ी सही कहा कि हमें ज़रूरत है कि हम दोनों जेंडर को, अगर हम इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो दोनों जेंडर को हम साथ लेकर चलें। डॉक्टर स्मिता आपने हमें ज्वाइन किया, अमित जी आपने ज्वाइन किया, और फैमिली प्लानिंग और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर इतनी ज़्यादा जानकारी आपने दी हमें। हमें पूरा भरोसा है कि जो ऑडियंस भी थी उन्हें काफ़ी कुछ मदद मिला होगा इस डिस्कशन को सुनने के बाद, जितनी भी जानकारी आपने दी उसके बाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त, हम आपसे फिर मिलेंगे नई दिशाएं की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार। जोहार।